जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का एकलव्य ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे, ऐसा मुझे पूरा अनुमान है, पूरी उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए आज हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ते हैं। यह है वर्ग 11वीं का यूनिट 1 इकाई 1 जो है जीव जगत में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसके अंतर्गत कई चैप्टर हैं और उसी का पहला चैप्टर है जो है जीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड। सेम टॉपिक वर्ग नवम में भी है और वर्ग नवम का ये चैप्टर नंबर 7 है। ये चैप्टर नंबर 7 में वर्ग नवम में दिया हुआ है जीव जगत में विविधता। इस प्रकार अगर हम लोग यहाँ पढ़ ले तो दोनों क्लास का ये कवर हो जाता है। चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि आखिर क्या है जीव जगत में विविधता। दोस्तों, अगर हम लोग अपने अगल बगल की चीजों को देखें तो देखते हैं कि बहुत सारी विविधता है। अगर हम सजीव के बारे में ही देखें तो सजीव में ही बहुत सारी विविधता है। जैसे हम मनुष्य हैं, हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ के बारे में अगर हम देखें तो क्या है कि हम मनुष्य हैं, हमारे अगल बगल क्या है, गाय है, बकरी है, कुत्ता है, भेड़ है, सांप है, पक्षी है। पक्षी में भी कई प्रजाति की पक्षी है, तोता, मैना, कबूतर। बहुत सारे ऐसे भी पक्षी हैं जिसका नाम भी नहीं मालूम है। इसी ढंग से मक्खी है, मच्छर है, सांप है, जोंक है। पेड़ में ही लीजिए तो आम का, खजूर का, बेर का, कटहल का। फसली पौधा भी बहुत सारा है, मकई, गेहूं, ज्वार, बाजरा। दलहनी में ले लीजिए मूंग, मसूर, मटर, सब्जी का। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि इतनी ज्यादा प्रजाति के जीव हैं, सजीव हैं। सबका नाम याद रखना, सबके बारे में अध्ययन करना बहुत ही कठिन काम है। लेकिन इस कठिन काम को भी आसान करना मनुष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और जब तक हम इसके बारे में सही से जानेंगे नहीं, तब तक इसके बारे में विस्तार से इसके लक्षणों को जानना, इसके आनुवांशिक गुणों को जानना और उसके क्रियाकलापों को समझना बहुत कठिन काम है। दोस्तों, इस दुनिया में जीव कैसे आया, सजीव कैसे आया, यह मानव जाति के लिए शुरू से ही कौतूहल का प्रश्न है। मानव जाति हमेशा यह सोचता था, मनुष्य हमेशा यह सोचता था कि आखिर इस दुनिया में जीव आया कैसे। तो इसका दो आधार हो सकता है, एक वैज्ञानिक आधार और दूसरा दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार एक दूसरा पहलू है जिसका हम लोग यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग बचपन से भी सुनते आते हैं कि मनु और सत्यरूपा नाम के दो व्यक्ति थे और जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तो एक नाव पे ब्रह्मा जी ने क्या किया कि हर एक जीव का एक जोड़ा मनुष्य, एक जोड़ा कुत्ता, एक जोड़ा बकरी, एक जोड़ा भेड़, एक जोड़ा सांप, एक जोड़ा चुचुंदर, एक जोड़ा कबूतर, मतलब जितना सारा जीव जंतु है सबका एक एक जोड़ा इस पृथ्वी पर भेज दिया नाव के द्वारा। और मनु सत्यरूपा यहाँ पर आए और उसी मनु और सत्यरूपा के हम लोग संतान हैं, हम लोग कहते हैं मनु के संतान। ये एक दार्शनिक विचार है। तो दर्शन शास्त्र क्या कहता है उसके बारे में हम लोग को नहीं जानना है, चूंकि हम लोग यहाँ पे विज्ञान पढ़ रहे हैं। इसलिए इसका वैज्ञानिक आधार क्या है और वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर, वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर जीव जगत को कैसे बांटा गया, जीव जगत के बारे में कैसे अध्ययन किया गया, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना होगा कि जीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड। अब देखिए, इस दुनिया में दो तरह के पदार्थ हैं, एक सजीव है और एक निर्जीव है। सजीव के बारे में और निर्जीव के बारे में हम लोग को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, सजीव निर्जीव के बीच कौन सा संयोजक कड़ी है। इस बारे में हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा कि सजीव के कौन कौन से लक्षण है, निर्जीव के कौन कौन से लक्षण है और सजीव और निर्जीव के बीच कौन सा संयोजक कड़ी है जो विषाणु है। तो यहाँ पे हम लोग उससे थोड़ा आगे देखते हैं कि आखिर सजीव क्या है। तो पहला लक्षण हम लोग क्या देखते हैं सजीव में, वृद्धि। कोई भी सजीव होता है तो वृद्धि। तो जीव क्या है, व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो वृद्धि इसका पहला लक्षण है। देखिए होता क्या है कि अभी अपने आसपास हम लोग देखें तो क्या देखें कि जीव ही है। तो हम लोग अगर मनुष्य हैं तो मनुष्य के अलावा बहुत सारे पशु पक्षी भी हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं
जो मक्खी मच्छर के रूप में है, बहुत सारे पौधे हैं, पौधों की बहुत सारी प्रजातियां हैं, सब एक दूसरे से क्या है, संपर्क में है और हम लोग इस इकोसिस्टम में रह रहे हैं। अगर ये तो एक जगह की बात है, अगर स्थान परिवर्तन करके हम लोग देखें, आप चलिए कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर या कश्मीर से कन्याकुमारी की ओर, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश की ओर, तो बहुत सारी विविधता मिलेगा। या आप पूरे वर्ल्ड का अगर देखें, पूरे विश्व का अगर हम लोग देखें, तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जब जो जो बढ़ेंगे या ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे, तो वहां पर पौधों की प्रजातियों में अंतर, जीवों की प्रजातियों में अंतर, उसके रहन सहन में अंतर, उसके आकार में, रंग में, सब कुछ में अंतर देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम अपने ही दो दोस्त के बारे में देखें, जैसे हम हैं और एक मेरा दोस्त है, अगर दोनों का आपस में मिलान करें, तो क्या दोनों का कद एक समान है? अगर मान लिया जाए कि मेरा हाइट 5 फीट 6 इंच है, दोस्त का भी हाइट 5 फीट 6 इंच है, चलिए ऊंचाई में हम लोग समान है, लंबाई में समान है। वजन, तो वजन भी मान लिया जाए कि समान है। क्या नाक की लंबाई दोनों का एक जैसा है? होठ की मोटाई एक जैसा है? नाक और ये ऊपरी होठ के बीच का जो ये दूरी है, ये क्या एक जैसा है? ये दोनों आंख का बनावट क्या एक जैसा है? आंख का रंग दो दोस्त के बीच एक जैसा है? ये ललाट की चौड़ाई क्या एक जैसा है? ये भौं का बनावट, ये बाल का बनावट, शरीर का बनावट, तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, दो दोस्त में भी बहुत सारे अंतर हैं। लेकिन अब सोचिए कि हम मनुष्य हैं और एक हम कुत्ता को लेते हैं, अब मनुष्य और कुत्ता दोनों की तुलना करते हैं, तो मालूम चलता है कि बहुत सारे अंतर है, कुछ समानता भी है। जैसे कुत्ता भी खाना खा रहा है, हम भी खाना खा रहे हैं, कुत्ता भी प्रजनन कर रहा है, हम भी प्रजनन कर रहे हैं, कुत्ता भी सो रहा है, हम भी सो रहे हैं, कुत्ता भी उत्सर्जन कर रहा है, हम भी उत्सर्जन कर रहे हैं। समानताएं भी बहुत सारी हैं और समानताएं भी बहुत सारी है। तो इस असमानता और समानता के आधार पर क्या जीवों को हम लोग बांट सकते हैं? यह एक प्रश्न है। और अगर हम पूरे विश्व के, इस पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व में जितने सारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, और जो ऐसे भी जीव हैं जो नंगी आंखों से नहीं दिखता है, जो सूक्ष्म जीव कहलाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाता है, अगर उसका भी वर्गीकरण करें, उसको बांटे, तो यह एक बहुत बड़ा कठिन काम है। आखिर इसको कैसे बांटा जाए, है ना? अब देखिए, तो स्वाभाविक सा है कि हम लोग के मन में यह प्रश्न उठता है, आखिर जीवों का वर्गीकरण करें क्यों? आखिर जीवों का वर्गीकरण करने की जरूरत क्यों पड़ी, है ना? क्योंकि, तो आप इसको एक उदाहरण द्वारा समझिए कि आखिर जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है। मान लिया जाए कि सुबह सुबह हम सोकर उठे और एक लिस्ट तैयार किए कि हमको आज घर के लिए कौन कौन सा सामान लेना है। तो उसमें मालूम चला कि आटा लेना है, चावल लेना है, तेल लेना है, साबुन लेना है, माचिस लेना है। इसके अलावा क्या है कि कुछ मान लिया जाए कि कपड़ा भी खरीदना है, कुछ घर को साफ सुथरा करने के लिए डिटर्जेंट भी चाहिए। तो इस तरह से वगैरह वगैरह बहुत सारे सामान का हम लिस्ट बना लिए। अब हम एक दुकानदार के पास वो सामान को खरीदने के लिए जाते हैं, तो क्या देखते हैं कि उसके पास जो सामान है दुकान में, क्या एक जगह वैसे ही रखा हुआ है कि वो रैक बनाकर, छोटा 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 रैक बनाकर सामान को सजा कर रखा है? आप अगर गौर से देखेंगे, एक दुकानदार अपने सामानों को अपनी आवश्यकता के अनुसार सजा कर रखता है। जैसे आपको साबुन चाहिए, तो वो क्या करता है कि साबुन को एक रैक में अलग रखता है, और रैक में भी क्या रखेगा, कपड़ा साफ करने वाला साबुन एक जगह, स्नान करने वाला साबुन एक जगह, है ना? चावल है तो चावल का वैरायटी अलग अलग है, दाम के अनुसार। अरवा चावल एक जगह, उफना चावल एक जगह, खीर बनाने वाला चावल एक जगह, पुलाव बनाने वाला चावल एक जगह, प्राइस के अनुसार रखता है। तेल है तो उसको अलग रखेगा, सुई को अलग रखेगा, कुछ जहरीला पदार्थ अगर है, टॉक्सिक है कोई भी चीज, तो उसको और अलग ढंग से रखेगा। और हम लोग जो लिस्ट देते हैं उसको 2 मिनट के अंदर वो तुरंत सामान को इस रैक से उस रैक से उस रैक से तुरंत निकाल कर दे देता है। आखिर वो यह काम एक दुकानदार आसानी से कैसे कर पाता है? वो इसलिए कर पाता है कि उसने सामान के आवश्यकता के अनुसार सामान को इस ढंग से अरेंज किया है कि आप जब मांगेंगे तो वो मुश्किल से 2 मिनट के अंदर वो सामान को निकाल कर दे देगा। उसके दिमाग में एक रोड मैप तैयार है कि ये सामान यहाँ पे रखा है। अगर उसी सामान को मान लिया जाए कि उसके पास 100 सामान है, 100 प्रकार का सामान है, अगर सभी सामान को मिला दिए तो क्या उस सामान को वो आराम से निकाल पाएगा? एक सामान को निकालने में उसे
2-3 घंटे 5 घंटे या भर दिन भी लग जाएगा, फिर भी वो सामान आसानी से नहीं मिलेगा। तो एक दुकानदार भी अपने सामान को बेचने के लिए क्या करता है कि वो वर्गीकृत करके रखता है, क्लासिफाई करता है, अलग 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 क्राइटेरिया में बांट कर वो रखता है ताकि अपने ग्राहक को आराम से सामान दे सके। अब सोचिए कि ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर इतने तरह के जीव जंतु हैं, इतने तरह के पौधे हैं, सूक्ष्म जीव है, अब उसका अध्ययन करना है तो क्या ये कठिन काम है या नहीं? ये वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और वैज्ञानिकों ने कई प्रयास किया कि आखिर इसका वर्गीकरण कैसे किया जाए। हम लोग सोचते हैं आखिर वैज्ञानिकों की क्या जरूरत था ये वर्गीकरण करने का? अगर वर्गीकरण नहीं करता तो फिर समस्या का समाधान कैसे होता? हम लोग क्या देखते हैं, जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं तो क्या करते हैं, तुरंत जाके आयुर्वेदिक दवाई ले आते हैं। अगर पौधा को वर्गीकृत नहीं करता तो कैसे मालूम चलता कि किस पौधा का कौन सा अनुवांशिक गुण है, किस पौधा का क्या क्वालिटी है, किस पौधा से औषधीय गुण है जिसका उपयोग मनुष्य अपने लिए कर सकता है, किस पौधा को खाने से मनुष्य मर सकता है या कोई जानवर मर सकता है, किस पशु का क्या उपयोग है, उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, कौन सा पशु में कौन सा बीमारी किस कारण से होता है। आखिर इस तरह की बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका समाधान इस वर्गीकरण के कारण ही संभव हो पाया है। तो दोस्तों ये बहुत ही कठिन चैप्टर अक्सर विद्यार्थियों को लगता है कि क्लासिफिकेशन कैसे पढ़ा जाए, वर्गीकरण कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि ये बहुत ही उलझन टाइप का है। इसमें मालूम चलता है इसका लक्षण उसमें मिल गया, उसका लक्षण उसमें मिल गया और सब मिलकर खिचड़ी बन जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, आप मेरे साथ शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा और एक एक करके हम वीडियो लाएंगे और उसमें एक एक करके पढ़ाएंगे। आपको पूरे ट्रिकी मेथड से पूरे बायोलॉजी को बताया जाएगा और वर्गीकरण बहुत ही आसान भाषा में समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग आराम से सीख जाएंगे, कहीं कोई घबराने की बात नहीं है, सिर्फ आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर वर्गीकरण कैसे करें। एक छोटा सा प्रयास करके देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है जीव क्या है, पहला हम लक्षण लेते हैं ग्रोथ, वृद्धि। आखिर देखते हैं कि जितना भी जीव है सब विकास करता है, सब वृद्धि करता है, सबका क्या होता है कि बायोमास में वृद्धि का मतलब क्या होता है, जीव भार में वृद्धि, जीवों के भार में बढ़ोतरी ही वृद्धि कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर एक पौधा को ले रहे हैं, ये पौधा देखिए है, क्या ये पौधा शुरू से अंत तक एक जैसा था? नहीं था। पहले पौधा छोटा था, लेकिन जैसे जैसे समय हुआ ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार किया और इसकी लंबाई में वृद्धि हुई। लंबाई में वृद्धि होने से क्या हुआ कि इसका जीव भार बढ़ा, इसका बायोमास बढ़ा और ये बायोमास बढ़ने के कोई बायोमास जो इसका बढ़ा उसी को क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। और इस बायोमास के बढ़ने से इसके आकार में क्या हुआ, वृद्धि हुआ, है ना। अब देखिए क्या होता है, तो जीवों के भार में वृद्धि को बढ़ोतरी को क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। अब देखिए वृद्धि के आधार पर अगर हम जीवों को बांटे तो इस दुनिया में भी बहुत तरह के जीव हैं जिसका आकार इतना छोटा है, इतना छोटा है जिसको माइक्रोमीटर में मापते हैं। जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जिसे सूक्ष्म जीव कहते हैं, सॉरी जीवाणु कहते हैं, बैक्टीरिया है, इसको माइक्रोमीटर, जिसको हम लोग नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है, उससे इसको देख सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें ब्लू व्हेल, नीला व्हेल, जो कि समुद्र में पाया जाता है, अगर उसके शरीर की लंबाई देखें तो वो 30-30 मीटर तक लंबा होता है। अब सोचिए एक कहाँ, एक माइक्रोमीटर में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ 30 मीटर में देख रहे हैं। इसी ढंग से एक है रेडवुड प्लांट है जो 100 मीटर लंबा तक होता है, ये कैलिफोर्निया में पाया जाता है, कैलिफोर्निया में पाया जाता है रेडवुड प्लांट जो 100 मीटर लंबा होता है। अगर हम लंबाई के आधार पर देखें, ग्रोथ के आधार पर देखें, तो क्या देख रहे हैं कि लंबाई में भी बहुत ज्यादा विविधता है। और अगर हम इसके आधार पर देखें तो फिर निर्जीव जो है, निर्जीव का भार तो बढ़ता नहीं है, लेकिन अपवाद है कि जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे बालू का टीला है और हवा उधर से आया, ये तो पर्यावरणीय कारक है, हवा तेज पवन आया और उधर से धूल भरी आंधी लेकर आके धूल को जमा किया और धूल जमते जमते धूल का बहुत बड़ा टीला बन गया। तो ये भी तो बायोमास, सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका वजन बढ़ रहा है। क्या इसको वृद्धि कहेंगे? नहीं कहेंगे, इसको वृद्धि नहीं कहेंगे। अगर पहाड़ है, पहाड़ पर भी बहुत सारे
आंधी तूफान और अन्य पर्यावरणीय कारकों के द्वारा क्या हो रहा है कि बहुत सारे पदार्थ जा के जम जाएंगे। तो क्या उस पहाड़ की ऊंचाई थोड़ी मोटी हो गई तो क्या उसको हम लोग कहेंगे वृद्धि? नहीं कहेंगे, उसको वृद्धि नहीं कहेंगे, क्योंकि वृद्धि शरीर के अंदर होने वाली उपापचयी क्रिया मेटाबॉलिज्म के कारण होता है। शरीर के अंदर बहुत सारे रासायनिक क्रियाएं होती है और उस मेटाबॉलिज्म के कारण जो शरीर में वृद्धि होता है, बढ़ोतरी होता है, उसी को वृद्धि कहते हैं। और ये वृद्धि हर एक जीव का अलग अलग होता है और एक निश्चित समय, जैसे मान लीजिए हम अपने ऊपर देखें तो मेरा हाइट जो है अब फिक्स हो गया, क्योंकि 30 प्लस हो गया है तो हाइट अब फिक्स हो गया। अब हम कितना भी खाएं, कितना भी एनर्जी लें, तो क्या मेरा शरीर का लंबाई और बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, एक खास समय तक ही बढ़ेगा। लेकिन क्या शरीर के अंदर कोशिका का निर्माण बंद हो गया? इसका जवाब होगा नहीं। तो फिर कोशिका क्या कर रहा है? कोशिका क्या कर रहा है कि जो पुरानी कोशिका मर रही है, जो टूट फूट रही है, तो फिर उसके जगह नई कोशिका प्रतिस्थापित हो रहा है, वहां पर नई कोशिका उसका क्षतिपूर्ति कर रहा है। इस ढंग से कोशिका विभाजन हो रहा है, सेल का निर्माण हो रहा है, कोशिका का निर्माण शरीर में हो रहा है, लेकिन शरीर में वृद्धि अभी हम लोग का रुका हुआ है। तो वृद्धि के आधार पर हम लोग जीव का वर्गीकरण पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। यह एक अच्छा मापक पैमाना नहीं है, इसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं। तब हम वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि जनन के आधार पे कि सोचा कि चलो दुनिया में जितने सारे जीव हैं उसको जनन के आधार पे हम लोग मार दें और इस तरह से उसका अध्ययन किया जा सके। लेकिन इसमें भी कई सारी चुनौतियां आई। सबसे पहले देखिए कि जनन क्या है। ऐसे जनन क्या है, जनन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में अलग चैप्टर है जिसमें हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर भी यहाँ पर हम लोग देखें तो जनन मुख्यतः दो प्रकार का है, एक लैंगिक जनन है, दूसरा अलैंगिक जनन है। लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है अलैंगिक जनन अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाम से ही स्पष्ट है, सेक्सुअल अर्थात वो जनन की वैसी क्रिया जिसमें मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों भाग लेगा, उसको क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे मनुष्य में क्या होता है, नर और मादा जो दोनों प्रजनन में भाग लेता है। बंदर, जानवर, पक्षी, इस तरह से बहुत सारे हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें नर और मादा भाग लेता है। लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें नर और मादा भाग नहीं लेता, सिंगल पेरेंट से नए जीवों का निर्माण होता है। जैसे अमीबा, हाइड्रा में मुकुलन से होता है। बचपन से हम लोग बहुत अच्छा फिगर बना के बनाते थे कि हाइड्रा में कैसे होता है, ईस्ट में, गोल किडनी मॉस में। ये सब में क्या देखते हैं, किसी में विखंडन से हो रहा है, विखंडन से हो रहा है, बहुखंडन से हो रहा है, मुकुलन से हो रहा है। इसका अध्ययन हम लोग विस्तार से करेंगे जनन चैप्टर में। यहाँ पर क्या देखते हैं कि जनन भी दो प्रकार का है और कुछ जीव जो है जनन करता भी नहीं है, और ये भी समस्या है कि कुछ जीव जनन नहीं करता है। कौन सा जीव है जो जनन नहीं करेगा? तो पहला नंबर खच्चर। ये खच्चर आप लोग देखे भी होंगे। खच्चर क्या कैसे बनता है कि जब फीमेल गधा अर्थात गधी और मेल घोड़ा, घोड़ा प्रजाति का जो मेल होगा जिसको घोड़ा और गधी जब आपस में शारीरिक संबंध बनाता है तो उसके उपरांत जो बच्चा बनता है, जो संतान की उत्पत्ति होता है, वो खच्चर कहलाता है। ये खच्चर शारीरिक रूप से तो काफी मजबूत होता है, वो काफी भारी वजन को उठाने में सक्षम होता है, लेकिन ये प्रजनन नहीं कर सकता, ये नपुंसक होता है। अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में हम लोग क्या देखते हैं कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए खच्चर का उपयोग करते हैं, है ना। अनुर्वर मानव युगल, हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि बहुत सारे गांव घर में भी, चाहे अगल बगल भी आप लोग देख सकते हैं कि कुछ ऐसे भी वाइफ हस्बैंड है जो शादी कर लिए लेकिन उनको बाल बच्चा नहीं हुआ, वो बांझ हैं, क्योंकि वो प्रजनन नहीं कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, स्पर्म का निर्माण नहीं हो रहा होगा, या स्पर्म काउंट कम होगा, या ओवुलेशन में दिक्कत होगा। तो उसके शरीर के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स के कारण, बहुत सारे समस्याओं के कारण क्या होगा कि वो संतान की उत्पत्ति करने में असक्षम है। तो ऐसे भी लोग भी प्रजनन नहीं करते हैं। नपुंसक मानव, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग हिजड़ा कहते हैं, अक्सर ट्रेन, बस या बहुत सारे जगहों पर आप लोग देखे होंगे हिजड़ा को, तो ये भी प्रजनन नहीं करता है। उसके बाद मधुमक्खी, आप लोग देखे होंगे कि कई जगहों पर मधुमक्खी का बहुत बड़ा ये छत्ता ऐसे लगाता है, पेड़ की डाली से मधुमक्खी का छाता लगाता है, इसमें एक रानी मधुमक्खी होती है। लेकिन इसके अगल बगल क्या देखते हैं कि बहुत सारे मधुमक्खी ऐसा होता है जो
घूमते रहता है, जो सुरक्षा का काम करता है। अगर कोई भी मधुमक्खी के छाता को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश करता है तो उसे काटता है। या फिर देखते हैं कि ये दौड़ दौड़ के क्या होता है कि नेक्टर को लाता है, परागकण को लाता है। तो ये जो कामगार मधुमक्खी है ये भी तो नपुंसक है। तो फिर क्या जनन के आधार पर पूरे संसार के जितने सारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधा है, सबको वर्गीकृत करना संभव है? यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और निर्जीव तो प्रजनन करता ही नहीं है, निर्जीव में प्रजनन तो होता ही नहीं है। तो यह भी एक सटीक पैमाना नहीं माना गया, इसमें भी बहुत सारी कठिनाइयां आई। इसके बाद तीसरा है एक उपापचयन, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है कि इसको हम लोग ऐसे समझें कि जैसे हम लोग एक जीव है, लेकिन इस जीव के शरीर के अंदर जब देखें तो कोई भी जीव अंदर में जैव अणुओं से बना है, जैव अणु बायोमोलिक्यूल से बना है। और इसके अंदर बायोमोलिक्यूल से, जिसका विस्तार से अध्ययन बायोकेमिस्ट्री में हम लोग करते हैं। जैसे बायोमोलिक्यूल प्रोटीन है, तो प्रोटीन क्या अमीनो एसिड से बना है ना। कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। जब हम लोग बायोकेमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं तो मालूम चलता है कि डीएनए है, आरएनए, तो वो सब के अंदर भी तो यही सब है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो ये बायोमोलिक्यूल से बना है। कोई भी सब सजीव है, चाहे वो जीव हो, पौधा हो, कवक हो, सूक्ष्म जीव हो, सब के अंदर ये मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, सिर्फ निर्जीव को छोड़कर। लेकिन यहाँ भी एक समस्या है। समस्या क्या है कि जब एक कोशिका को जब हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं तो फिर वो उपापचयी क्रिया को प्रदर्शित नहीं करता, वो मेटाबॉलिज्म को प्रदर्शित नहीं करता है। अब हम लोग देखें, जैसे यहाँ पर हम लोग देखें, ये जैसे एक कोशिका है, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है माइटोकॉन्ड्रिया। ये कोशिका चैप्टर में हम लोग अध्ययन किए हैं। ये क्या है, साइटोप्लाज्म। इसी ढंग से क्या है, लाइसोसोम है। ढेर सारा कोशिकांग है, सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं। अब क्या देखते हैं, इसके अंदर तो एनर्जी बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही, है ना। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या है, राइबोसोम है। लेकिन अगर इस सिंगल कोशिका को शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या इसके अंदर ये मेटाबॉलिक क्रियाएं हो पाती हैं? तो जवाब है नहीं, वो मेटाबॉलिक क्रियाएं नहीं कर पाती है। यह भी एक चुनौती है। अब देखिए, अगर मान लिया जाए कि एक कोशिका को हम लोग क्या करें, टेस्ट ट्यूब में निकालें, प्रखनली में। प्रखनली क्या होता है, शीशा का, जैसे ये कलम है, मान लिया जाए कि ये शीशा का बना हुआ है और इसके अंदर से रिफिल को निकाल दे तो क्या हुआ है, शीशा का खोला हो